नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम भूगोल के पाठ 17 में गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले पाठ 16 में हमने गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों में भोजन, वस्त्र, आभूषण इनकी चर्चा कर ली थी। अब नेक्स्ट इनके निवास की बात करेंगे कि इनके घर कहाँ के बने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि गोंडों के घर घास मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं। देखो, इनके जो घर होते हैं वो घास, मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं तथा प्रत्येक घर में जो इनका निवास स्थान होता है, यानी प्रत्येक घर होता है, घर में रहने का कमरा, बरामदा रसोई घर, पूजा घर आवश्यक होता है। कहने का मतलब है, इनके घर काय के बने होते हैं? घास, मिट्टी, लकड़ी के बने होते हैं तथा प्रत्येक घर में रहने का कमरा, जहाँ पे एक कमरा रहता है, जहाँ रहते हैं, जिसको हम ड्राइंग रूम कह सकते हैं, यानी सोने की जगह, एक बरामदा और एक रसोई घर और पूजा घर आवश्यक होता है। यानी इनके घरों में ये चीजें देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम आगे चर्चा करें जब इनका कोई नया घर बनाते हैं, नए घर में प्रवेश के लिए, जब भी कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो प्रवेश के लिए, या इसको कहते हैं गृह प्रवेश के लिए, शगुन निकलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है, उसमें गृह प्रवेश कार्यक्रम रखता है, तो वो शगुन निकलाते हैं। हम भी आज हमारे परिवेश में यही करते हैं कि हमारे समाज में कोई नया मकान लेते हैं या उसमें रहने के लिए जाते हैं, तो पहले शगुन निकलाते हैं, और शगुन या मुहूर्त निकलाते हैं। तो ये भी लोग शगुन निकलाते हैं। वह मुर्गे, यानी मुर्गा होता है, मुर्गा व बतख की बलि देते हैं। यानी ये इनमें एक रिवाज है कि जब भी ये घर प्रवेश के लिए शगुन निकलाते हैं और उसमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखते हैं, तो मुर्गा और वो बतख की क्या देते हैं? ये बलि देते हैं। क्या देते हैं? ये बलि देते हैं। तो हमने इनके निवास गृह की ये पढ़ी कि घरों के जो इनके घर होते हैं वो घास, मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं। प्रत्येक घर में कमरा, बरामदा, रसोई घर और पूजा घर होता है। नए घर में प्रवेश के लिए, यानी इसको गृह प्रवेश कहते हैं, शगुन निकलाते हैं। अशगुन निकलाने के बाद ही वहां पर मुर्गा बतख की बलि देते हैं। ये इनके बारे में हमने पढ़ा। एक और चीज हमें देखनी है कि इनके जो छोटे गांवों के समूह को नगला या पल्ली कहते हैं। नगला या पल्ली कहते
हैं। ये ध्यान रखना, इनके जो छोटे गांवों के समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नगला या पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, नगला या पल्ली उनको कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, गृह निवास हम गौड़ जनजाति के पढ़ रहे हैं, इनमें हमने उनकी सारी जानकारी पढ़ ली। गृह निवास ऐसा है, ये शगुन निकलाते हैं और फिर वहाँ मुर्गे और बतख की बलि देते हैं। तो ये उनके गृह निवास की चर्चा थी। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। गृह निवास के बाद हम जो अगली चर्चा करेंगे वो इनके औजार और बर्तन की करेंगे। तो औजार और बर्तन कैसे होते हैं इनके, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना औजार और बर्तन। औजार व बर्तन। तो औजार और बर्तन की हम जब बात करते हैं तो इनके जो औजार और बर्तन होते हैं काफी साधारण होते हैं। इनके औजार साधारण होते हैं जिन्हें स्थानीय लोहार जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। इसमें हमें देखना है कि इनके जो औजार होते हैं, अब औजार कौन से, इनके स्थानीय लोहार जाति के द्वारा, मतलब कहने का मतलब है इनके औजार साधारण होते हैं जिन्हें स्थानीय लोहार जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि इनके औजार साधारण होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग यानी लोहे के औजार, यहाँ लिख सकते हैं लोहे के औजारों को, ये हटा दो, लोहे के औजारों को स्थानीय लोहार जाति के लोग तैयार द्वारा बनाया जाता है। मतलब औजार बर्तन में हमने इतना सा पढ़ा कि इनके औजार साधारण होते हैं। लोहे के औजारों को स्थानीय यानी वहां पर रहने वाले लोहार जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। इनके प्रमुख औजारों में औजारों में फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब हमने देखा है। फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, फिर हम फालिया, देखो फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, फालिया और तीर आदि इनके प्रमुख औजार होते हैं। इनके प्रमुख औजारों में फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, फालिया और तीर इनके होते हैं। एक और होता है दराटी का मतलब हम स्थानीय भाषा में इसको दांतली बोलते हैं, आपने देखा होगा। दराती आदि होते हैं। इनके औजारों की बात की, ये जो भी नाम है आपने सुने होंगे। फावड़ा होता है, कुल्हाड़ी होता है, खुरपी होता है, फालिया होता है, तीर और दराती आदि होते हैं औजारों में। अब इनके जो लकड़ी की वस्तुएं होती है, जो लकड़ी, ये तो लोहे की थी, लकड़ी के औजारों को यह स्वयं बनाते हैं। यानी लकड़ी के तो ये स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। लकड़ी के औजारों को ये स्वयं बनाते हैं, जिनमें चारपाई, स्टूल और एक होता है दरिया। एक क्या होता है, दरिया
जिसमें चारपाई, स्टूल, दरिया होते हैं। यानी लकड़ी के औजार स्वयं बनाते हैं। चारपाई, स्टूल, दरिया आदि होते हैं जो इनके बैठने के काम आते हैं, जो बैठने व सोने के काम आते हैं। सोने के काम आते हैं। तो हमने औजार और बर्तन की जब चर्चा की तो हमें हमारे सामने आया कि इनके औजार बिल्कुल साधारण होते हैं और जो लोहे के औजार होते हैं, जो लोहे के औजार होते हैं वो स्थानीय लोहा जाति के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। और उनमें जो प्रमुख औजार है, जो औजारों में फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, खुरपी है, फालिया है, तीर है, दराती आदि होते हैं। और लकड़ी के औजारों में, या इनको हम बर्तन भी बोल सकते हैं, लकड़ी के जो भी इनके और भी हैं, यहाँ केवल हमने चारपाई, स्टूल और दरिया का आदि का अध्ययन किया जो बैठने और सोने के काम आते हैं। तो ये औजार और बर्तन की बात थी गौड़ जाति की। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इनके अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना संस्कृति, मतलब इनके समाज व संस्कृति। तो गोंडों की क्या समाज, मतलब किस तरह के समाज होते हैं, किस तरह की संस्कृति होती है, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति कैसी है उनकी, तो हम कहते हैं सबसे पहले तो इनकी समाज की चर्चा करते हैं। समाज इनके पितृसत्तात्मक होते हैं, जो हमने भिलोगी भी पढ़े थे। समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। इनके जो समाज होते हैं कौन से होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक का तात्पर्य ये होता है पिता की मृत्यु के बाद और उसकी जितनी भी संपत्ति होती है वो अपने पुत्र के पास चली जाती है, इसी को हम पितृसत्तात्मक बोलते हैं। तो समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। परिवार का मुखिया, परिवार का सबसे बुजुर्ग होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? जो परिवार में सबसे बड़ा या सबसे बुजुर्ग होता है वो परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा वो बुजुर्ग होता है। यानी जो परिवार में सबसे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया होता है। तो हमने दो चीजें यहाँ सीखी। पितृसत्तात्मक उनके परिवार होते हैं, परिवार का मुखिया सबसे बड़ा वो बुजुर्ग व्यक्ति को ही बनाया जाता है। फिर आगे अगर हम इनकी चर्चा करें तो इस गौड़ में जो विवाह होता है, ये तो हमने समाज और परिवार की बात की। अब अगर इनकी विवाह की बात करें, अगर विवाह होता है तो इनमें जो विवाह होता है, विवाह का आयोजन किसी प्राकृतिक स्थल, देखो इनके जितने भी विवाह समारोह होते हैं इनकी मान्यता होती है कि इनके जो भी प्राकृतिक स्थल जैसे नदी है, विशेष तौर से आम का पेड़, यानी ये इनका जो विवाह का आयोजन किया जाता है घर में न कर किसी नदी किनारे या आम के पेड़ के नीचे ही करते हैं। तो विवाह का आयोजन किसी प्राकृतिक स्थल, नदी या आम के वृक्ष के नीचे करते हैं। ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी जो शादियां होती है हम तो कोई मैरिज हॉल वगैरह घर पे ही करते हैं, लेकिन गौड़ जनजाति के लोग जो भी विवाह अवसर इनके आता है तो ये घर में न कर इम्पोर्टेंट बात है प्राकृतिक स्थल, यानी जैसे नदी हो या आम का पेड़ के वृक्ष के नीचे ये इसका आयोजन करते हैं। और इनमें जो इनके जो प्रमुख विवाह का प्रचलन है, इनमें
सेवा विवाह, अभी बताएंगे सेवा, देखो मैं एक साथ लिख देता हूं सेवा, फिर विनिमय, विनिमय, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, मतलब इनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह आदि का प्रचलन है। तो कहने का मतलब है इनमें जो विवाह होते हैं, हमने देखो एक विवाह की प्रथा वहां भी पढ़ी थी बिलों में, गोल गादेड़ो, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही इनमें भी जो विवाह के प्रकार है, ये विवाह के प्रकार है। एक विवाह होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह का तात्पर्य होता है कि जो वर पक्ष होता है, यानी वर जिसको हम दूल्हा कहते हैं, वो वहां चला जाता है, वधु पक्ष यानी लड़की के यहाँ वहां चला जाता है और वहां जाकर वहां खूब काम करता है, खूब सेवा करता है, यानी अपनी सेवा से जो वधु के घर वालों को प्रसन्न करता है। जब तक वो सेवा करता है, जब तक वो कह नहीं देते कि तेरी सेवा से हम प्रसन्न हो गए, फिर वो जब उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और विवाह करते हैं, तो ऐसा विवाह कहलाता है सेवा विवाह, यानी खूब काम करना पड़ता है वहां पर। अब विनिमय विवाह का मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी एक हाथ लो और एक हाथ दो, विनिमय। आज इस प्रथा, आज भी हमारे वर्तमान में कई समाजों में ये प्रथा प्रचलित है, जिसको हम हमारी स्थानीय भाषा में आटा साटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आटा साटा। तो विनिमय प्रथा में क्या होता है कि अगर दूल्हा है तो मतलब इधर दूल्हा का भाई, मतलब दूल्हा की बहन और उधर दूल्हा का भाई, यानी आमने सामने वो एक दूसरे से क्या करते हैं? संबंध करते हैं। जैसे लड़की का भाई और लड़की की बहन, यानी जो दूल्हा होता है उसकी बहन दूल्हे के भाई से शादी करती है। इस प्रकार आपने समझ में आया, वो आटा साटा प्रथा हमने देखी है, बहुत सी जगह होती है। दो भाई बहन होते हैं, उधर भी दो भाई बहन होते हैं, उनकी आमने सामने एक दूसरे से क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। ये विनिमय प्रथा होती है। फिर इसके बाद हरण यानी जबरदस्ती, आज जिसको हम किडनैप वगैरह बोलते हैं, हरण यानी जबरदस्ती जो विवाह होता है वो हरण विवाह करते हैं। विधवा विवाह आप समझ ही गए होंगे, जो विधवा हो जाती है फिर उसकी पुनः शादी करने पर उसको विधवा विवाह कहते हैं। आदि विवाह इनके प्रचलन में। ये तो इनकी देखो समाज की हमने बात की, फिर विवाह की हमने बात की। अब इसके बाद इनके गांवों की हम बात करते हैं। गांव में गांव के मुखिया को, गांव की जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया, जो गांव का मुखिया होता है, देखो गांव के मुखिया को हम मुकादम या पटेल बोलते हैं। यहाँ पे परिवार का मुखिया, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मुखिया जो गांव के मुखिया को पटेल या मुकादम कहते हैं। मुकादम जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? पटेल या मुकादम कहते हैं। साथ में एक और है गांव के चौकीदार। जो गांव का चौकीदार, गांव के चौकीदार को कोतवाल बोलते हैं। कोतवाल। फिर एक और है गांव के मुखिया को, यही यानी 3 चीजें पढ़ी हमने। गांव के पुजारी या फिर पुरोहित, यानी जो पूजा वूजा करता है, पुरोहित को देवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवारी कहते हैं। तो यहाँ हमने 3 चीजें पढ़ी। पटेल और मुकादम कौन होता है? पटेल और मुकादम होता है गांव के मुखिया को। पटेल और मुकादम किसे कहते हैं? गांव या मुखिया को। कोतवाल किसे कहते हैं? जो कोतवाल होता है वो किसे कहते हैं? गांव के चौकीदार को कहते हैं। और गांव के पुजारी और पुरोहित को क्या कहते हैं? देवारी कहते हैं। तो हमने समाज संस्कृति में समाज की बात की, विवाह की बात की, गांवों की बात की।
अब आगे बढ़ते हैं, इनकी भाषा और बोली कैसी होती है। तो इसमें गोंड यानी गोंडों की भाषा, द्राविडियन, ये शब्द पहले भी आया था, यानी भील शब्द में हमने उत्पत्ति उसकी कही थी, वो द्राविडियन भाषा, ये द्राविडियन भाषा, द्राविडियन भाषा मतलब गोंडों की भाषा, द्राविडन परिवार, यहाँ परिवार भाषा, परिवार भाषा भी आएगा, मतलब गोंडों की भाषा द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जो तमिल व कन्नड़ से संबंधित है। यानी कहने का मतलब इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसका संबंध द्राविडियन भाषा परिवार से होता है, जो तमिल व कन्नड़ से संबंधित होती है। यानी मुख्य रूप से इनकी जो भाषा होती है तमिल व कन्नड़ होती है, साथ में कुछ गोंड, हिंदी व मराठी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ हमने इनकी भाषा की बात की। जो गोंडों की भाषा का संबंध कौन से भाषा परिवार से आपको ध्यान में रखना है, द्राविडियन भाषा परिवार से है, और जो तमिल और कन्नड़ से संबंधित होती है। यानी जो द्रविड़ भाषा परिवार होता है उसमें तमिल और कन्नड़ भाषा बोली जाती है, साथ में कुछ गोंड हिंदी और मराठी भाषा भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ इनकी भाषा की, इनके गाँवों की स्थिति के बारे में, युवा और समाज के बारे में पढ़ा। आगे और इनके नाच गायन, जिसे ये कैसे मनोरंजन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे इनकी हम बात करते हैं। इनकी जो नाचने और गाने यानी मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनका नृत्य और गाना वगैरह ये कैसे मनोरंजन अपना करते हैं। तो हम आगे गायन व नृत्य, तो गायन नृत्य की बात करें तो पूर्णिमा की चांदनी रात, यानी उस समय चांद पूरी अपनी 16 कलाओं पर परिपूर्ण होकर आकाश में जब चमकता है तो चांदनी बिखेरता है। चांदनी, पूर्णिमा की चांदनी रात में सभी गोंड पुरुष व महिलाएं एक साथ नाचते व गाते हैं। कहने का मतलब है ज्यादातर ये नाचने और गाने का कार्य कब करते हैं, पूर्णिमा की चांदनी रात में। यानी पूर्णिमा की जो चांदनी रात होती है उस पूरी रात में सभी पुरुष और महिलाएं मिलके नाचते और गाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। पूर्णिमा की चांदनी रात में सभी गौण पुरुष और महिलाएं एक साथ नाचते व गाते हैं। अब इनमें एक गायक जाति होती है, यानी एक वर्ग ऐसा होता है। हमने आगे पढ़ा था कि इस गौण जनजाति में बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे हमने गीवर, केवट जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, रावत है जो पशुपालन का कार्य करते हैं। ऐसे एक वर्ग और है जिसको हम यहाँ पे धूलिया वर्ग, जो धूलिया वर्ग होता है वो गायन शैली करता है। धूलिया वर्ग गायन शैली में निपुण होता है। यानी जो इसमें एक जो नाचने गाने मतलब गाने का जो कार्य होता है गायन शैली, यानी वो कौन सा वर्ग करता है, दूलिया वर्ग करता है। प्रमुख गायक जाति बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, दूलिया वर्ग
प्रमुख गायक जाति होती है जो गाती है। एक और है इनमें जिसमें हमने इनकी जो कथा, इनकी जो मान्यताएं और जो ऐतिहासिक जो कथाएं होती है उनको कथा यानी गाकर सुनाने वाला एक व्यक्ति और होता है जिसको हम प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान। तो यहाँ फिर मैं लिखता हूँ अलग से, मतलब इसी में है गायन नृत्य में प्रधान गोंडों की, मतलब प्रधान एक वर्ग होता है, प्रधान गोंडों की मान्यताओं व इतिहास की कथाओं को सुनाता है। कहने का मतलब है प्रधान एक व्यक्ति होता है, एक वर्ग विशेष होता है, वो गोंडों की मान्यताओं व इतिहास की कथाओं को सुनाता है। अब इनमें एक कथा भी प्रचलित है, यानी प्रधान के अनुसार कथा, यानी इसके अनुसार क्या कथा कही जाती है गोंडों के लिए, वो आप ध्यान से सुने कि प्रधान के अनुसार, यानी प्रधान कथा में ये कहता है कि गोंड जनजाति की जो भगवान होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो उनकी माँ, यानी उनके भगवान की माँ उनको बेसहारा छोड़ देती है, यानी वहीं छोड़ जाती है। फिर माँ पार्वती उनके भगवान को संभालती है, सहारा देती है। पर जैसे ही ये पता भगवान शिव को, महादेव को लगता है तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और वह उनके भगवान को एक गुफा में बंद कर देते हैं। एक गुफा में बंद कर दिया। अब वो गुफा में बंद ही रहते हैं। तो इनमें एक नायक होता है, यानी जिनको गोंड नायक कहते हैं, उसका नाम है पाहेंडी। मैं अभी यहाँ लिखूंगा पाहेंडी कपाल लिंगम। क्या नाम है? पाहेंडी कपाल लिंगम, जो गोंड जाति का नायक होता है। अब ये नायक कैसे बना बताएंगे कि इनकी भगवान की रक्षा करने की थी, यानी इस गुफा से पाहेंडी कपाल लिंगम, वह एक देवी होती जंगू देवी, उसने उनके भगवान को उस गुफा से बाहर निकाला। जब वो भगवान गुफा से बाहर निकले, 4 वर्गों में निकले बाहर, यानी एक साथ 4 वर्गों में निकलते हैं। निकलने के बाद जब तभी से मतलब वो 4 वर्गों में, यानी एक साथ में निकलकर 4 अलग अलग भागों में वो बाहर आते हैं। तभी से ही गोंडों में ये कहा जाता है कि इनके 4 प्रमुख वर्ग होते हैं। तो ये कथा कौन कहता है? ये कथा प्रधान कहता है। कौन कहता है? प्रधान। तो प्रधान की कथा के अनुसार मैं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा, कहानी आपने सुन ली। प्रधान की कथा के अनुसार, प्रधान की कथा के अनुसार इनके भगवान को जन्म देते ही माँ ने बेसहारा छोड़ दिया। समझ में आ गया? छोड़ दिया, यानी इनके भगवान, यानी गोंडों के जो भगवान थे उनको जन्म देते ही माँ ने बेसहारा छोड़ दिया। माँ पार्वती, यानी जो पार्वती होती है, इनकी माँ अलग होती है, उसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, बस इतना सा लिखा हुआ है, माँ ने इनको बेसहारा छोड़ दिया। पार्वती जो पार्वती ने इन्हें, मतलब पार्वती ने उन्हें सहारा दिया। किसने दिया सहारा? पार्वती ने। भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, महादेव नाराज होकर उन्हें किन्हें, इनके भगवान को उन्हें गुफा में बंद कर देते हैं। गुफा में क्या कर दिया? उनको बंद कर दिया। फिर गोंड नायक, यानी इनका नायक बन गया ये, क्योंकि इनके भगवान की रक्षा की थी। गोंड नायक, क्या नाम है? पाहेंडी कपाल
लिंगम, पायंदी कपाल लिंगम, वह एक नाम आता है, एक देवी होती है जिसका नाम आता है जुंगूबाई। जुंगूबाई ने उन्हें यानी भगवान को, यानी भगवान को गुफा से बाहर निकाला। ये है, ये समझ में आ गया होगा कि प्रधान की कथा के अनुसार इनके भगवान को जन्म देते ही माँ ने बेसहारा छोड़ दिया। पार्वती ने उन्हें सहारा दिया। महादेव नाराज हो गए, मतलब सहारा देते महादेव जी क्या हुए, नाराज हो गए, उन्हें गुफा में बंद कर दिया, यानी उनके भगवान को गुफा में बंद कर दिया। गौंड नायक पायंदी कपाल लिंगम वो जंगूबाई ने भगवान को गुफा से बाहर निकाला। अब मैंने बताया कि जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो 4 भागों में निकलते हैं, यानी एक साथ नहीं निकलते, तभी से ही गुणों की 4 वर्ग हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं, गौण जन जाति में 4 वर्ग होते हैं। समझ में आ गया होगा 4 वर्ग कैसे होते हैं, क्योंकि जब भगवान बाहर आए गुफा से, उनके भगवान जब बाहर आते हैं तो वो एक साथ में निकलकर 4 अलग अलग भागों में निकलते हैं। तो तभी से गौण जनजाति में 4 वर्ग होते हैं, जिनका कोई उल्लेख नहीं है, नाम नहीं है। तो ये तो थी उनकी कथा। जो प्रधान कहता है, यानी इनके इतिहास और मान्यताओं की कथा कौन कहता है, प्रधान नाम का एक व्यक्ति कहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ रहा होगा आपके। तो ले लिया होगा आपने। अब लास्ट इनकी पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी देवी देवताओं को पूजते हैं। ये तो इनके भगवान के बारे में पढ़ा था। आज हम 2 पार्ट पूरा पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 पार्ट पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या के बारे में है वो। तो समाज और संस्कृति में हम आगे बढ़ते हैं। तो देवी देवता, तो इनके जो प्रमुख देवता होते हैं, प्रमुख देवताओं में बड़ा देव क्या है, प्रमुख देवताओं में इनके कौन होते हैं, बड़ा देव होता है। बड़ा देव महादेव जिसको हम शंभु भी बोलते हैं, शंभु महादेव या बड़ा देव होता है, महादेव बड़ा देव। उसके बाद यहाँ पर एक और नाम है परसापेन। इनके प्रमुख देवताओं में बड़ा देव, महादेव जिन्हें शंभु भी बोलते हैं, परसापेन है। और देवियों में प्रमुख देवी में शीतला माता होती है। एक छोटी माता होती है, छोटी माता। देवियों, प्रमुख देवियों में शीतला माता, छोटी माता की पूजा करते हैं, तो यहाँ हमने इनके प्रमुख देवताओं में बड़ा देव, महादेव, परसापेन की मतलब प्रमुख देवता होते हैं। और प्रमुख देवियों में शीतला माता और छोटी माता होती है। ये लोग देवी देवताओं को, इनको प्रसन्न करने के लिए ये बलि देते हैं। ये लोग देवी देवताओं को
प्रश्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं, बलि देते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात याद रखनी है आपको, इनमें एक तो बड़ा देव, एक है दंतेश्वरी, एक और नाम आता है काली, मतलब बड़ा देव और दंतेश्वरी और काली आदि को यह नर बलि भी देते हैं, नर बलि भी देते हैं। तो ये इनकी देवी देवताओं की बात हुई कि इनके प्रमुख देवताओं में बड़ा देव महादेव है, परसापेन है, प्रमुख देवी शीतला माता छोटी माता है। ये इन्हें प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी देते, लेकिन कुछ विशेष देवता इनके जैसे बड़ा देव, दंतेश्वरी और काली आदि को ये नर बलि भी देते हैं, जो बंद है। लगभग अंग्रेजी शासन काल में ही इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। आज तो ये दंडनीय अपराध है। तो ये हमने गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति का अध्ययन किया, जिसको हमने इनके समाज से शुरू किया था। फिर समाज के बाद हमने विवाह की बात की, विवाह के बाद हमने इनकी भाषा गांव के बारे में बात की, फिर हमने इनकी वो कथा सुनी और कथा को समझा, फिर इसके बाद इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में देखा आदि, इनके बारे में हमने इनके समाज और संस्कृति की सारा अध्ययन हमने कर लिया। आज हमारा दूसरा चैप्टर यानी विश्व की प्रमुख जनजातियां खत्म होती है। इस चैप्टर में हमने 4 जनजातियों का अध्ययन किया, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। लगभग इसमें मैंने पार्ट 6 से मतलब इसके जो वीडियो मतलब इस पार्ट के यानी विश्व की प्रमुख जनजातियों के मतलब पार्ट 6 से लेकर आज 17 तक इसके वीडियो बने हैं। तो ये इनको आप सब मेरे चैनल पे प्रश्न मेरा चैनल भी है, चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो आए उस पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्कूल की जो साइड है स्कूल का चैनल है उस पर भी इसका आपको मिल जाएगा। दोनों पर प्ले लिस्टें उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों ने ये चीजें नहीं देखी वो वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।